वेलकम टू जीएससी एकेडमी। मैं एस के सिंह। नमस्कार साथियों। मौलिक अधिकार का पार्ट 3 तक हम लोग देख चुके थे। तो मौलिक अधिकार को हम लोग आगे बढ़ाते हुए ठीक है पार्ट 4। तो सबसे एक लास्ट आपका अधिकार बच गया था, संवैधानिक उपचारों का प्रबंध आपका बच चुका था। चलिए इसको आज हम लोग क्लियर करते हैं। तो 2 दिन वीडियो उधर नहीं मिल पाया था, कुछ कारण बस हम काम में लगे हुए थे, इसकी वजह से वीडियो आपको नहीं मिल पाया। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम इसको आज ख़त्म करते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बात बता देना चाहता हूँ आपको कि प्लीज़ दोस्तों, इस चैनल पर जो भी नए हो, मेरे साथी मेरे प्यारे मित्रों जो भी नए हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट हमेशा करता हूँ कि आप सपोर्ट कीजिए, आप इस भाई को आगे बढ़ाइए। तो चलिए देर ना करते हुए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करते हैं, संवैधानिक उपचारों का प्रबंध हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 32 के तहत क्या कहा गया है, संवैधानिक उपचारों का प्रावधान। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है, जैसे हमें जीवन मिल जाए, समझिए मोटा मोटा एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे हम लोग का जीवन मिल जाए, हम लोग के पास कोई अधिकार ही नहीं रहेगा, कोई अधिकार ही नहीं रहेगा, तो इस जीवन का कोई महत्व है? आप समझिएगा, आपके पास अगर कोई अधिकार नहीं दिया जाए तो इस जीवन का कोई अधिकार है, बताइए। उसी तरह मौलिक अधिकार हम लोग को तो मिल गया है जीवन जीने के लिए, लेकिन मौलिक अधिकार के अगर उल्लंघन हो तो हम किसके पास जाएंगे, किसके दरवाजे हम जाएंगे? उसके लिए प्रावधान किया गया आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में यह कहा गया कि अगर किसी भी व्यक्ति को मौलिक अधिकारों का अगर हनन किया जाता है, ठीक है, तो उसके तहत 32 के तहत आपको याचिका दर्ज होती है। 5 प्रकार की रिट जारी होती है, 5 प्रकार की रिट जारी होती है, याद रखिएगा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, आर्टिकल 32 को क्या कहा है, संपूर्ण संविधान की आत्मा कहा है, संपूर्ण संविधान की आत्मा। तो सवाल पूछेगा आपसे, यहाँ से सवाल पूछ सकती है कि किस अनुच्छेद को संपूर्ण संविधान की आत्मा कहा जाती है, किस अनुच्छेद को संपूर्ण संविधान की आत्मा कहा जाती है? तो आर्टिकल नंबर 32 को संपूर्ण संविधान की आत्मा कही जाती है। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया सवाल? तो आपको यही बात आपको यहाँ पास लिखा हुआ, इसी बातों को आप पढ़ लीजिएगा एक बार, यहाँ लिखा हुआ है, उसी बातों को मैं समझा चुका हूँ कि आर्टिकल 32 क्या है। तो संवैधानिक उपचारों का प्रावधान है, संवैधानिक उपचारों का प्रावधान है। इसके तहत 5 प्रकार के रिट जारी की जा सकती है। अगर किसी नागरिक का मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है, ठीक है। इस आर्टिकल को किसने कहा संविधान की आत्मा है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यहाँ 2-3 तरह के सवाल आपसे बन सकती है कि किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कही गई है? तो आर्टिकल नंबर 32 को कही गई है। किसने कहा है? तो आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा। किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। तो इसके तहत कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? इसके तहत 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। क्लियर हो गया? और 5 प्रकार की कौन कौन सी रिट है, चलिए हम लोग देख लेते हैं पारा पारी। तो सबसे पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश क्या है? परमादेश। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद क्या आपके पास है? तीसरा नंबर क्या आपके पास है? प्रतिषेध। उसके बाद क्या है? उत्प्रेषण। उसके बाद है अधिकार परीक्षा। मतलब ये 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। आर्टिकल 32 के तहत क्या है? आपके 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की अगर हनन की जाए, उसको उल्लंघन की जाए, उसको अधिकार न दिया जाए, ठीक है ना, तो इस 5 तरीका से हम लोग क्या है, उसको याचिका दर्ज कर सकते हैं। तो चलिए इन पाँचों को पारा पारी हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इन पाँचों को सबसे पहले देखिएगा। सबसे पहला क्या आपके पास है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या कहता है कि किसी बंदी बनाए गए व्यक्ति की प्रार्थना पर जो लेख या याचिका, आदेश अथवा रिट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। लेख के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत, ठीक है, प्रस्तुत करने का बंदी बनाए जाने के कारण की जांच का आदेश कर सकता है। यदि बंदी बनाने जाने का कारण असत्य हो तथा उस व्यक्ति की रिहाई भी आदेश है। देखिएगा, सबसे पहले क्या होती है कि बंदीगण बनाए गए व्यक्ति के ऊपर क्या होती है, सर्वोच्च न्यायालय जो क्या करती है,
आपके पास रिट जारी करती है। उसके बाद क्या करता है, उसके पास याचिका दर्ज होता है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय बंदी बनाए गए व्यक्ति को क्या करता है, समक्ष प्रस्तुत करता है और बंदी बनाए जाने का कारण, बंदी बनाए जाने का कारण, ठीक है, कारण को क्या कर बंदी बनाए जाने का कारण की जांच करती है। अगर वह जांच में सत्य पाया गया तो वह दंडित किया जाएगा। अगर वह जांच में असत्य पाया गया तो उससे सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकती है, उसे रिहा कर सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया, उसे रिहा कर सकती है। तो आपको समझ में आ गया बंदी प्रश्न क्या है। अब देखिए परमादेश क्या है, समझिएगा परमादेश क्या है। तो परमादेश देखिएगा, परमादेश क्या है, इंपॉर्टेंट लगाइएगा एग्जाम में आपसे जब थ्योरी लिखिएगा तो थ्योरी में पूछ सकते हैं आपको परमादेश क्या है। ठीक है, इस लेख के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय किसी सरकारी अथवा सार्वजनिक संस्था अथवा किसी न्यायिक अधिकार को कर्तव्यों का पालन का आदेश देता है ताकि किसी नागरिक को मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके। देखिए परमादेश में क्या है, इस लेख के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय किसी सरकारी अथवा सार्वजनिक संस्था अथवा किसी अन्य न्यायिक अधिकारी को कर्तव्यों का पालन करने का, मतलब सिंपल सी बात है कि कोई भी सरकारी हो, ठीक है ना, सरकारी कर्मचारी हो, ठीक है, या सार्वजनिक संस्था हो या न्यायिक अधिकारी हो, इनको कर्तव्यों का पालन का आदेश देता है ताकि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों को रक्षा हो सके। मतलब परमादेश में क्या किया जाता है, आदेश दिया जाता है सरकारी कर्मचारियों को या अथवा न्यायिक अधिकारी को, ठीक है, या सार्वजनिक संस्था को क्या दिया जाता है, आपको पास यहाँ दिया जाता है, आपको कर्तव्य दिया जाता है कि किसी नागरिक का मौलिक अधिकारों को रक्षा करने का अधिकार दिया जाता है। क्लियर हो गया, आपको परमादेश समझ में आ गया। आदेश जो है सिंपल सी बात है कि किसी सरकारी अधिकारी को, ठीक है, किसी सार्वजनिक संस्था को यह अधिकार दिया जाता है कि नागरिक के मौलिक अधिकारों को सुरक्षा करें। ठीक है, चलिएगा आगे समझते हैं। अब अगला आता है प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या है, देखिएगा यहाँ देखिएगा प्रतिषेध। ठीक है, इस लेख के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्यवाही करने पर रोक लगा सकता है और अधीनस्थ न्यायालय के भविष्य में अधिकार क्षेत्र के भीतर रहकर कार्य करने के लिए निर्देश दे सकता है। देखिएगा अधीनस्थ न्यायालय का मतलब क्या होता है, आपका जिला न्यायालय हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट हो गया। अधीनस्थ न्यायालय में यह सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय, मतलब सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि उससे अधीन न्यायालय जो है मतलब हाई कोर्ट हो गया, ठीक है ना, हाई कोर्ट को देता है सीमा की अपने सीमा में रह करके काम करने का आदेश देता है, इससे बाहर रह के काम करने का आदेश आपको नहीं देता है। जैसे आप भारत में हैं तो आप भारत में किन्हीं भी राज्यों में जाकर के आप भ्रमण कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन भारत से दूसरे राज्यों में जाने के लिए आपको क्या चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए आपके पास, तब दूसरे राज्यों में दूसरे कंट्री में जाकर के आप भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। उसी तरह क्या है यहाँ पास, क्या आपको कह रहा है प्रतिषेध कि सर्वोच्च न्यायालय यह अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार क्षेत्र से बाहर जा करके, मतलब कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम करने का अधिकार नहीं देता है, इसी को प्रतिषेध कहते हैं। जैसे आपका भी एक अधिकार है, जैसे आपका यह घर है तो इस घर के अंदर ही ना आप अपना आपको पिताजी आपको मालिक बना दिए, तो ये मालिकाना जो आपका है इस घर के अंदर ही आपका मालिकाना चलेगा, नहीं कि दूसरों के घर में भी जाकर के आप मालिकाना जना सकते हैं, वहाँ का आप मालिक बन सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आपका अधिकार अपने घर में ही आप सीमित रह सकता है, आपके घर से बाहर आपका अधिकार नहीं जा सकता है। समझ में आ गया छोटी सी एग्जाम्पल से। चलिएगा आगे देखते हैं। अब एक लास्ट बच गया, क्या चीज बचा, उत्प्रेषण, चौथा नंबर है, सॉरी। अब देखिए उत्प्रेषण क्या है, इस लेख के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय क्या कह रहा है उत्प्रेषण में, इस लेख के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को किसी मुद्दे को तथा उससे संबंधित कागजातों को अपने पास मंगवा सकता है और अधीनस्थ न्यायालय के कार्रवाई को निरस्त कर सकता है। ठीक है, अब देखिएगा उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इसके जो अपने निचले न्यायालय है उससे क्या करते हैं, कोई भी केस के मामले को, अपना डॉक्यूमेंट्स, कोई भी जरूरत चीज़ होगा उसको अपने पास बुला सकता है और कोई भी केस क्या करता है निचले न्यायालय से क्या कर सकता है, खारिज कर सकता है, अपने पास कोई भी केस को वो ले सकता है, मंगवा सकता है। सिंपल सी बात समझ में आ गया कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है कि अपने अधीनस्थ न्यायालय को से कोई भी दस्तावेज, कोई भी डॉक्यूमेंट्स उससे मांग सकता है, किसी भी चीज़ के लिए मांग सकता है, और जो भी केस चल रहा है उससे क्या कर सकता है, वो खारिज कर सकता है, अपने पास बुला लेगा उस केस को। तो फिर से एक बार समझ लीजिएगा, इस लेख के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय किसी मुकदमे अथवा उसमें संबंधित कागजातों को अपने पास मांग सकता है। याद रखिएगा, सिंपल सी यही लाइन को याद रखना है
कि उत्प्रेषण के मतलब क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय क्या हुआ, अधीनस्थ न्यायालय से कोई भी कागजात या मुकदमे का कागजात अपने पास मंगवा सकता है और अधीनस्थ न्यायालय की कार्रवाई को निरस्त कर सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, संतुष्ट अगर सुप्रीम कोर्ट से ना कहते हैं कि जिला न्यायालय से आप संतुष्ट नहीं हो तो आप हाई कोर्ट जाइए। कहाँ जाइए, हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट से आप संतुष्ट नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। ठीक है ना, तो उसी प्रकार ये है। तो चलिएगा आगे देखते हैं। अब क्या, अधिकार परीक्षा। कहता है अधिकार परीक्षा क्या है, यहाँ समझिएगा कि इस लेख के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय उस व्यक्ति को पद के प्रयोग, ठीक है, प्रयोग पर रोक, ठीक है, रोक लगा सकता है जिसने यह पद को कानूनी तरीके से हासिल किया हो। ठीक है, गैर कानूनी होना चाहिए, हाँ, गैर कानूनी तरीकों से हासिल किया हो, तो साथ ही साथ उस व्यक्ति को पद ग्रहण करने के संबंध में कारण पूछा जाएगा। मतलब कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी तरीका से ही पद लिया जाएगा। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या होगा, आपके पास क्या होगा, याद रखिएगा आपको। ठीक है, तो अधिकार परीक्षा कहलाएगी। ठीक है ना, अधिकार परीक्षा कहलाएगी। चलिएगा आगे देखते हैं इसी में। अब उच्च न्यायालय को भी अनुच्छेद 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के समान लेख या रिट जारी करने का अधिकार है। देखिए आप समझिएगा कि सुप्रीम कोर्ट को किस आर्टिकल के तहत याचिका दर्ज करने का अधिकार है, आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट को तो आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत, याद रखिएगा। अगर पूछे सुप्रीम कोर्ट के किसके तहत, आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत। क्लियर हो गया। अब देखिएगा आगे अगला पॉइंट क्या है आपके पास, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछता है एग्जाम में यहाँ से कि उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के समान लेख या रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है, तो आर्टिकल कितना, 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा, इस लाइन को स्टार लगा लीजिएगा। अब मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध। अब मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध कब कब लगाइए जिसको, ठीक है, प्रतिबंध कब लगाइए, याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध कब लगाई जाती है। तो सबसे पहले समझिएगा, संसद को मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्राप्त है। तो सवाल पूछेगा कि मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे है, तो संसद को है। किसे है, संसद को, याद कीजिएगा। मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति किसको है, संसद में निहित है, जिसका उल्लेख कहाँ किया गया, अनुच्छेद 33 से लेकर के 34 में की गई, आर्टिकल 33 से लेकर के 34 में किया गया है, आर्टिकल 33 से लेकर के 34 में किया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार फिर से पूछ लीजिए, एक बार समझ लीजिएगा कि मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है, तो ओनली फॉर संसद को है और किसी को नहीं। आर्टिकल किसके तहत, 33 और 34, मतलब 33 और 34 के तहत है। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखिए आर्टिकल 33 क्या कहता है, समझिएगा, अभी समझा चुके हैं। यदि भारत के किसी राज्य या क्षेत्र में अर्धसैनिक बलों द्वारा अनुशासन कायम करना है, यदि किसी फिर समझिएगा, यदि भारत के किसी राज्य या क्षेत्र में अर्धसैनिक बलों द्वारा अनुशासन कायम करना है, तो वैसी परिस्थिति में संसद उस क्षेत्र के नागरिकों को मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। मतलब कि अर्धसैनिक के द्वारा किसी क्षेत्र में, किसी राज्य में क्या करना है, किसी राज्य में क्या करना है, अनुशासन कायम करना है, तो उस स्थिति में उस राज्य की मौलिक अधिकार क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 33 के तहत मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगा दी जाएगी। क्लियर हो गया। फिर से समझ लीजिएगा, अगर किसी राज्य क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में कि अर्धसैनिक बलों द्वारा अनुशासन अगर वहाँ कायम रखना है, तो उस क्षेत्र का जो होता है बच्चा, आपका अधिकार, मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है आर्टिकल 33 के तहत। क्लियर हो गया। आर्टिकल 34 क्या है, यदि भारत के किसी भाग या क्षेत्र में सैन्य कानून, मार्शल लॉ करना हो, वैसी परिस्थिति में संसद उस क्षेत्र के नागरिकों को मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। अब देखिए यहाँ पर आर्टिकल 34 क्या कहता है, यदि भारत के किसी भाग में, क्षेत्र में सैन्य कानून मतलब मार्शल लॉ, सैनिक का एक अलग कानून होता है, ठीक है, एक कोर्ट होता है जिसको मार्शल लॉ बोलते हैं, ठीक है ना, मार्शल लॉ करना हो, वैसी परिस्थिति में संसद उस क्षेत्र के नागरिकों को मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध लगा सकती है। देखिए वहाँ क्या था, अर्धसैनिक द्वारा अनुशासन करने के लिए क्या करता था,
वहाँ अधिकार को प्रतिबंध लगाया गया। यहाँ मार्शल लॉ लगाने के लिए सैन्य कानून मतलब मार्शल लॉ करना हो तभी स्थिति में क्या कर सकता है संसद यहाँ क्या कर सकता है उस क्षेत्र का क्या कर सकता है आपके पास मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध लगा सकता है। अब समझिएगा आगे समझिएगा थोड़ा सा पॉइंट एक और बच गया है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन। अब किस स्थिति में मौलिक अधिकारों का निलंबन क्या होता है समझिएगा कब क्या आता है। तो राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों को निलंबन करने की शक्ति प्राप्त है। देखिएगा प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है संसद को है। किसको है संसद को है। प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को है लेकिन निलंबित करने का अधिकार किसको है तो बच्चा राष्ट्रपति को है प्रेसिडेंट को है। क्लियर हो गया। तो देखिएगा तो राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों को निलंबन करने की शक्ति प्राप्त है। यहाँ से आपको सवाल बनेगा ही बनेगा इंपॉर्टेंट है बनेगा स्टार लगा के लिखिएगा नोट बनाकर पॉइंट बना के लिखिएगा। नहीं छपेगा तो वीडियो देखना बंद कर दीजिएगा आप डिसलाइक कर दीजिएगा। एग्जाम में अगर यहाँ से सवाल नहीं छपेगा तो आज के बाद मेरा वीडियो आप नहीं देखिएगा इस क्लास को नहीं लीजिएगा ठीक है। तो राष्ट्रीय पात के दौरान राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकती है। अनुच्छेद 19 खंड 1 के तहत नागरिकों को 6 प्रकार का व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के अधिकार स्वतः निलंबित हो जाती है। नोट अब नोट में देखिए क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 20 और अब देखिए आपको 20 और 21 जब पढ़ा रहे थे तो उस समय ही आपको बोले थे याद करने के लिए कि आपातकाल के दौरान भी आपको क्या होगा अनुच्छेद 20 और 21 क्या होगा आपको निलंबित नहीं किया जा सकता है। क्यों निलंबित नहीं किया जा सकता है क्योंकि जीवन का अधिकार है 20 और 21 में जीवन का अधिकार है। तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको मोस्ट वीवीआई सवाल आपको याद रखिएगा। यहाँ से सवाल आपको एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। आर्टिकल नंबर 20 और 21 से सवाल छपना ही छपना है स्टार बना के लगे चाहे जीडी हो चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो चाहे किसी भी एग्जाम हो अन्य एग्जाम हो किसी तरह के भी एग्जाम हो यहाँ से आपको सवाल छपेगा। वीवीआई इंपॉर्टेंट है आपको ठीक है ना। आज तक छपा है और छपते आएगा एग्जाम में ठीक है। तो मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है तो राष्ट्रपति कर सकता है निलंबन कर सकता है। अगर प्रतिबंध लगाने के लिए बोले तो संसद कर सकता है। कौन सा अधिकार को कौन सा अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं की जा सकती है। तो आशा करता हूँ आप लोग का मौलिक अधिकार आज आपका लेक्चर हो गया समाप्त। तो आशा करता हूँ सभी व्यक्तियों को सभी मेरे प्यारे साथियों को समझ में आया होगा और इस वीडियो को देखने में आनंद आया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर चैनल को करें जिससे हमें मोटिवेट मिल सके। एक कमेंट जरूर करें ताकि इस भाई को समझ में आए कि हाँ अगर जो भी कमियां मेरे अंदर है उस कमियों को ज़रूर आप बताएं। अगर वीडियो देखते हैं जो कमियां लगती है वो कमियों को बताएं। आशा करता हूँ मैं अपने कमियों को सुधारने की कोशिश करूँगा हद तक कोशिश करूँगा और इसे बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा मेहनत कीजिए। स्ट्रगल इज लाइफ लाइफ इज स्ट्रगल संघर्ष ही जीवन है जीवन ही संघर्ष है। जितना आप संघर्ष कीजिएगा उतना ही चमकिएगा। लास्ट तक मैं यही कहता हूँ कि आप अपना कर्तव्य जरूर करें। माता पिता अपना कर्तव्य किए हैं आपको जन्म दिए हैं आपको पालन पोषण किए हैं तो आप उनके कर्तव्य के लिए आप जरूर पढ़ाई कीजिए अपना उनको जीवन में सफलता दिलाइए आगे उनको ले चलिए। मैं यही करना चाहता हूँ और सभी से विनती करना चाहता हूँ ठीक है। तो चलिए मैं यहीं तक अपना वीडियो को अंत करता हूँ अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें और एक बार मैं बताना चाहिए बूढ़े को बच्चों को माता को स्त्रियों को जरूर सम्मान करें और देश के किसानों को भी सम्मान करें। सैल्यूट करें। जय हिंद।